नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। G20 सम्मेलन की मेजबानी की तैयारियों के चलते सीएम मनोहर लाल झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालिशन रोड पर स्थित प्रतापगढ़ फार्म हाउस का अवलोकन किया। इसके साथ इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने फार्म हाउस में लगे हर व्यंजन की स्टॉल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने फार्म हाउस में आमोद प्रमोद की हर उस चीज का अवलोकन किया जो कि हरियाणवी संस्कृति की झलक पेश करते हैं। इस दौरान सीएम ने फार्म हाउस में हल भी चलाया और गाय को रोटी भी खिलाई। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म हाउस की, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं। G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और ऐसे में हरियाणा भी G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने प्रतापगढ़ फार्म हाउस का निरीक्षण किया। गाय को उन्होंने रोटी भी खिलाई और हल भी चलाया। प्रतापगढ़ फार्म हाउस को पूरी तरह से विदेशी जो मेहमान आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और यहां पर हर वो चीज यहां पर है जो हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाती है। तो आपको बता दें, सीएम ने व्यंजन के हर स्टॉल पर पहुंचकर खाने का भी निरीक्षण किया और स्वाद चखा। G20 के हमारी जो टीम है, प्रदेश की टीम है और केंद्र में एक टीम बनी है, दोनों ने बैठ करके जो विचार विमर्श किया है, कल उसकी पहली मीटिंग हुई है। एजेंडे में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। अब जब तक वो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्रतापगढ़ का ये फार्म हाउस भी उनके एजेंडे में रखा है कि हम क्यों नहीं एक दिन या थोड़ा समय, जितना भी समय मिले, यहाँ आकर के हमारे सारे सिस्टम को भी देखें। ग्रामीण क्षेत्र का जो है हमारा सारे जो कैसा वातावरण होता है, कैसा हमारा कल्चर है, कैसा हमारा खान पीन की सिस्टम्स हैं, उन सबको देखें। कुछ ना कुछ हरियाणा की अच्छी यादें अपने साथ लेकर के जाएं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि वो लोग यहाँ आएँ, लेकिन फाइनल जब केंद्र सरकार की ओर से ये सारे विषय हो जाएंगे, G20 की जो टीम है वो इसको स्वयं भी देखने के लिए आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक समिट है, वो इंटरनेशनल लेवल का समिट है। तो इसलिए जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक नहीं कहा जा सकता। हमारा प्रयत्न है कि यहाँ वो आए। 2 कार्यक्रम हमें मिले हैं, एक तो मार्च के 1, 2, 3, 4 तारीख और एक फिर आगे अगस्त में होगा। तो इन दोनों कार्यक्रमों के लिए हम, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए, आवभगत के लिए हम पलके बिछाए हुए हैं और हर संभव प्रयत्न ऐसा रहेगा कि यहाँ से वो एक यादगार लेकर के जाए। हमारे लिए भी बहुत एक अच्छा ये अवसर होगा कि अपने आप को हम उनके सामने प्रोजेक्ट कर सकें। हमारे जो प्रदेश की नीतियाँ, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स जहाँ जहाँ वो ठहरेंगे उस सारे बारे में उनको अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हरियाणा का नाम आगे बढ़े। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रतापगढ़ फार्म हाउस के प्रबंधन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये भी अच्छी बात है कि प्रतापगढ़ फार्म हाउस में एक ही स्थान पर हरियाणवी संस्कृति का सबसे बड़ा चित्र देखने को मिला है। इस मौके पर प्रतापगढ़ फार्म हाउस की तरफ से हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। नाम तो हमने बहुत सुना था प्रतापगढ़ फार्म्स का और इच्छा हुई आज देखने की, तो पहली बार मैं आया हूँ। हालांकि यहाँ आने के बाद तो लगा कि मुझे ज़्यादा समय निकाल करके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से प्रकार के जो अलग अलग जो वैरायटीज़ यहाँ के फार्म हाउस की मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ कि श्री प्रताप सिंह फोगाट जी ने और ये जो फार्म हाउस बनाया है 2008 से लगातार ये लगे हुए हैं, यानी 14 साल से ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार के अच्छे पढ़े लिखे इंसान कॉरपोरेट के अपनी नौकरी को छोड़कर लॉ ग्रेजुएट हैं और MBA हैं, यानी MBA लॉ ग्रेजुएट होने के बाद और इस प्रकार के फार्म हाउस में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति कहाँ तक इस चीज़ लेवल तक चीज़ों को पहुँचा सकता है। दिखने में भले सामान्य लगती होंगी, लेकिन पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र की एक झलक
इन्होंने दी है। और यहाँ जो मुझे पता लगा है कि इस सारे का आनंद लेने के लिए, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, अलग प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, फिर यहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, फिर खेती को देखने वाले वो लोगों के लिए स्पोर्ट्स के नाते, फिर यहाँ जो पक्षियों का जो जू देखा है, फिर जो हमारे कल्चर में हमारी आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेडिशनल हमारा जो उद्योग होते थे पुराने समय के, महिलाएं जो हैं वो भी अपना उस प्रकार के उद्योग करा रही हैं, पुरुष भी अलग अलग प्रकार से दिखा रहे हैं। तो हरियाणा का एक, जिसको कहना चाहिए, सामूहिक रूप से एक ही स्थान के ऊपर एक बड़ा चित्र ये दिखाने वाला फार्म हाउस है। मैं बहुत ही इसकी प्रशंसा करता हूँ इस फार्म हाउस की, और हमारे प्रदीप सिंह जी फोगाट, इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि इसको जितना और आगे बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ाए। और जो एक विलेज टूरिज्म का जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे हरियाणा में, इसको यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाए, न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग वो भी यहाँ करके देखें। क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के नाते से लाभदायक है, लोगों को रोज़गार भी देता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, लोगों को एक आनंद के लिए वीकेंड्स के ऊपर तो यहाँ 600, 700, 800 लोग भी एक एक दिन में आते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है। दिल्ली के बहुत नज़दीक है, गुरुग्राम के नज़दीक है, और आसपास के लोग भी यहाँ ज़रूर आते ही होंगे। मैं तो जो भी लोग इस प्रकार के टूरिज़्म का आनंद लेने वाले आते हैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि जब भी कभी आए इस इलाके में तो यहाँ स्थान के ऊपर ज़रूर आए। नाम तो हमने बहुत सुना। तो वही प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। एसवाईएल पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर बैठकों से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला कर चुका है। केंद्र और प्रदेश सरकार खुद एसवाईएल की नहर खुदवाएं। वहीं परिवार पहचान पत्र पर बोलते हुए हुड्डा ने इसे परमानेंट परेशान पत्र बताया है। हुड्डा ने कहा कि 10 लाख राशन कार्ड काट दिए गए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। हमारी सरकार आई तो पीपीपी को बंद करेंगे। साथ ही हुड्डा ने हरियाणा को बेरोजगारी में भी नंबर 1 बताया है। हरियाणा में केंद्र में भाजपा की सरकार है, इनकी जिम्मेवारी है, सरकार खुदवाती है, सरकार की जिम्मेवारी है। बाकी बैठक से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि फैसला तो कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने हरियाणा में कर चुका। ये बात आज नहीं है, ये कई साल पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री को मिलाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो वो तो प्रधानमंत्री जी से तो आज तक मुलाकात नहीं कराई, लेकिन उस टाइम शायद गृह मंत्री राजनाथ जी आए थे, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे जो मंजिल सिसरा, उन्हें उसी समय कहा था कि ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कोई इसमें मिलने वाला नहीं है। ये तो इम्प्लीमेंट कराओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमने असेंबली में कहा कि भाई ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। आज तक नहीं डाला इन्होंने। भाई कोई कोर्ट फैसला कर देता है और उसके अमलीजामा नहीं बनाया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। तो सरकार तो थोड़ी, हरियाणा की सरकार हरियाणा का हित थोड़ी देख रही है, हित देखती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के अब तक आदेश हो जाते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालते है? ये जो है पीपीपी जो है परिवार पहचान पत्र, ये जो है परमानेंट वो है, लोगों को परेशान करने के परमानेंट परेशान पत्र है। पीपीपी का मतलब परिवार पहचान पत्र नहीं है, परमानेंट परेशानी पत्र है। ये 10 लाख जो है राशन कार्ड का दी गई है। तो इसी वास्ते मैंने कहा था ये जो है ये राशन कार्ड 10 लाख, 5 लाख पेंशन निकाल कार्ड दी गई है। ये पीपीपी जो है उसका कोई काम नहीं, ये तो एक हथियार है गरीब आदमी पे चलाने का, जिनको उनके राशन कार्ड काट दो, उनकी पेंशन काट दो। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो ये पीपीपी कुछ नहीं होगा। ये बेरोजगारी तो खैर होती है, दुनिया में होती है, लेकिन कितनी है? आज जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है, 37.4, हाईएस्ट इन द कंट्री। कहा था इन्होंने कि वो इवेंट मैनेजमेंट की है, हैपनिंग इन हरियाणा की थी यहाँ। उस टाइम कहा था कि 5 लाख
करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब कितनी आई है, जो थे वो भी जा रही है। नवीन जैन जब फरीदाबाद और गुड़गांव में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, तो पूरे प्रदेश में। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि इनको आधी टी शर्ट को नेशनल यूनिफॉर्म घोषित करना चाहिए। जो आधी टी शर्ट ना पहने उसे बाहर करना चाहिए। हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा, हुड्डा बेवजह बोलते रहते हैं, हुड्डा मतलब की बात नहीं करते हैं। देखिए, भूपिंदर सिंह जी को बोलने की आदत है और वो बेवजह कुछ न कुछ बोलते हैं और कोई मतलब की बात वो नहीं करते, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो पूरी तरह से पिट गई और इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं। इनका तो खून में भारत जोड़ो है, खून में इनके। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवा 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवा। इनके तो खून में है कि किस तरह से भारत को तोड़ना है। जिस दिन इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी उसके 4-5 दिन बाद ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि बस 145 दिन और ट्वीट के साथ एक जली हुई निक्कर लगाई थी, यानी 145 दिन के बाद तुम सारे हिंदुस्तान में आग लगा दो। ये तो वो संकल्प लेके निकले हुए हैं और अब ये आधी बाजू की कमीज डालकर और काली सफ़ेद दाढ़ी करके ये इसको घुमा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है। लेकिन मेकअप करने से कोई बड़ा नहीं होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब ये आधी बाजू वाली कमीज डाल के चल रहा है, तो कांग्रेस को अपने नेता का अनुसरण करना चाहिए। इनको भी सारों को आधी बाजू की कमीज में साथ साथ चलना चाहिए। जितने कांग्रेस जन हैं ये भी आधी बाजू, ये तो अब इनकी नेशनल। तो वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता टोहाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात की। कमल गुप्ता के सामने टोहाना और जाखल नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों ने कमल गुप्ता के सामने समस्याएं रखी। इस दौरान कमल गुप्ता ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 3000 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल को शुभकामनाएं दी। कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल को प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली बताया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कमल गुप्ता ने कहा कि उनके परिवार ने भारत को तोड़ने का काम किया है और अब ये लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भारत को जोड़ने का सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पूरे प्रदेश की एक एक इंच जमीन बोलती है कि कहाँ कितनी कितनी सड़कें, कितने नेशनल हाईवे, कितने स्टेट हाईवे। और यहाँ से टोहाना से ही मान लो अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो पहले शायद 4 घंटे लगते थे, अब 1.5-2 घंटे लगते हैं। ऐसे ही यहाँ से दिल्ली जाने का समय, यहाँ से सिरसा जाने का समय, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल। पूरे प्रदेश में नौकरियों की बात करें हम तो पहले सिफारिशों पर नौकरियाँ मिलती थी, आज बिना सिफारिश के नौकरी मिलती है। हमने जितने इंटरव्यू हैं उसमें इंटरव्यू के मार्क्स को ख़त्म किया है। हमने किसानों को सम्मान निधि दी है। हमने चिरायु, अभी मुख्यमंत्री जी का सपना, लगभग 30 लाख परिवारों को हमने चिरायु का, जिसमें प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 5-5 लाख का जीवन बीमा, और उनका कोई अगर खर्च होता है तो उस खर्च को सरकार वहन करेगी। ऐसी अनेक चीज़ें, शिक्षकों की बात करें हम, महिलाओं के थानों की बात करें हम, महिलाओं के कॉलेजेस की बात करें, 10-10 किलोमीटर पर हमने कॉलेज खोल दिए। ऐसी अनेक बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के, अनेक हमने पोर्टलों का निर्माण किया है। भारत जोड़ो यात्रा, परिवार को तो जोड़ लें, पार्टी को जोड़ लें। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके भी पिता मोतीलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर देश को बांटने का काम किया कि नहीं किया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, और फिर जो राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर भारत को दिया था, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा 78,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू जी ने जन्मे पाकिस्तान से खुशवाकर उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया कि नहीं बनवाया। और फिर धारा 370 लगवाई कि नहीं लगवाई।
ये देश को तोड़ने का काम इनके परिवार वालों ने किया है, इनके पूर्वजों ने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री के बेटे के सुसाइड के मामले में अभय चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही अभय चौटाला ने मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। आपको बता दें कि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी पर है प्रताड़ना का आरोप। फिर आप एक चीज बताओ ना, आज उन्होंने ये कहा है कि भी मेरी मौत का जिम्मेवार नफे सिंह राठी है। अगर नफे सिंह राठी का इतना प्रेशर और दबाव था तो फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट पहले क्यों नहीं दी? देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कोई आदमी मरने से तो अच्छा है जा करके पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, नहीं कराएगा। 2019 से बात की जा रही है, आज 2023 आ गई, 4 साल हो गए। 4 साल में कितनी दफा वो लोग मुख्यमंत्री से मिले होंगे, मिनिस्टर से मिले होंगे, कभी एक बार भी जिक्र नहीं, कभी एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं कम से कम पुलिस के बीच में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मैं पुलिस को अपनी दरखास्त दूंगा कि नहीं दूंगा? कोई सबूत तो रखूंगा कि नहीं रखूंगा? मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि दबाव में ही ऑडियो बनाई, वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे, किसने ऑडियो बनाई है और उसके 16 दिन के बाद ही उसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही? सोचने की बात है ना ये। डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार डीएसपी सार्वजनिक करे, इसने क्या कह रखा है? अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो डीएसपी पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता। हरियाणा विधानसभा में गलत तथ्य देने पर एक्शन हुआ है। विध्वंसक शब्द पर 6 अधिकारी चार्जशीट किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। गलत तथ्य देने पर गृह मंत्री ने कार्रवाई भी की है। अनिल विज ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन विधानसभा के अंदर जो प्रश्न आए हैं या विधानसभा के अंदर जो भी मंत्री ने जवाब दिया, उसके ऊपर निश्चित तौर पर संज्ञान लिया गया है और आगे भी अगर कोई भी कहीं गलत मिसकम्युनिकेट होगा या गलत जानकारी होगी तो हम उसका संज्ञान जरूर लेंगे। बजट सेशन आ रहा है सर, बजट सेशन के लिए पहले कोई हिदायत देंगे? क्योंकि कई बार नहीं, ये कोई हमें लिख करके देने की आवश्यकता नहीं है। तो इंस्ट्रक्शंस है ही है कि कोई भी जो जानकारी है, जो सदन में कोई भी जानकारी अगर वो गलत जानकारी देते हैं, दैट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अगर सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक भी है, चाहे वो ऑफिसर है, अगर कोई विधानसभा के अंदर गलत जानकारी देता है, वो इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। सो प्रश्न का मैंने एक उनको आदरणीय अभय चौटाला जी को विश्वास दिलाया था कि जो भी उन्होंने लिख करके दिया था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुई है तो उसके हम इंक्वायरी कराएं। हाँ, जो उन्होंने कहा था, लेकिन हमने उसकी इंक्वायरी कराई है और 6 लोगों को चार्जशीट किया है। उसमें ये नीचे से सभी ट्रांसलेटर से ले 6 लोग विधानसभा के, ट्रांसलेटर टू डिप्टी सेक्रेटरी तक ना नाम रहने दो आपका। हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सीनियर ट्रांसलेटर हैं, दूसरे एक सीनियर ट्रांसलेटर हैं और एक जूनियर ट्रांसलेटर हैं 2। तो ये सभी से फाइल चेक होने के बाद ही कोई भी वो फाइल जाती है। जिसके पास भी जो फाइल गई है, जो चैनल था, उसको सबको हमने चार्जशीट किया है। चार्जशीट किया। 3 सीनियर 2 जूनियर। 3 सीनियर हैं, 2 जूनियर हैं। जयपुर में 83वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग
ऑफिसर्स की बैठक हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक का उद्घाटन किया और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका समापन किया। इसके बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए ताकि सभी विधानसभाओं का आपसी समन्वय बना रहे। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि समिट में हमारी विधानसभा की 2 नई पहलों को रखा गया था। विधानसभा में विधायकों के लगने वाले प्रश्नों का चयन ड्रॉ के माध्यम से करने की सभी ने सराहना की है। साथ ही हरियाणा में विधानसभा सत्र के बाद 3 सवालों के पूछने का अधिकार हर महीने एक विधायक को होता है, जो कि किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तिरासीवीं ऑल इंडिया प्रोसाइडिंग ऑफिसर समिट में 9 संकल्प लिए गए हैं। आपको बता दें, यहां पर संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा तीसरा संकल्प है संविधान सभा के सदस्यों के अनुकरणीय आचरण का। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का चौथा संकल्प लिया गया। समितियों की भूमिका की समीक्षा करने का 5वां संकल्प लिया गया है। तो वहीं छठा संकल्प है राज्य विधानमंडल के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्ता का। 7वां संकल्प है राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड और इसके अलावा 8वां संकल्प है उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार का। तो वहीं 9वां संकल्प है संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जवाबदेही का। तो 83वीं ऑल इंडिया प्रोसाइडिंग ऑफिसर समिट में ये 9 संकल्प लिए गए। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।